हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं इंडियन मैथमेटिकल क्लास। तो आज से हमारे इस चैनल पे हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो है रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस में सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को हम पहले बेसिक से थियरी से डिस्कस करेंगे और जैसे ही इसकी थियरी फिनिश होती है हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक और बात मैं आपसे शेयर करता हूं, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास में हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग कोई सजेशंस हैं तो वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप उन्हें हमारे साथ में शेयर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट के थ्रू ही ये चैनल ग्रो होने वाला है। तो मुझे आपके सपोर्ट की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितनी कि आपको ये सारे वीडियोस की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं हम सीक्वेंस के टॉपिक को। सीक्वेंस की हम सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is the set of all natural numbers whereas the range may be any set S। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन है n से लेकर के कोई एक नॉन एम्प्टी सेट S तक का। और सीक्वेंस जो है वो दरअसल करता क्या है, वो एक रूल है और ये रूल क्या करेगा, इस नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट को इस सेट S के यूनिक एलिमेंट के साथ जोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set n of natural numbers and range a subset of the set R of real numbers। तो रियल सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है, जो इसका कोडोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा या तो फिर इसका कोई सबसेट होगा। तो सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और हम अपने इस कोर्स के दरमियान जितनी भी सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी रियल सीक्वेंस होगी। तो हम रियल सीक्वेंस के बदले सिर्फ सीक्वेंस वर्ड यूज़ करने वाले हैं। तो आपको ये समझ जाना है कि जब भी सीक्वेंस की बात हो रही है तो वो रियल सीक्वेंस होगी। तो सेकंड नोट हम देख लेते हैं। इफ़ x into r be a sequence, the image of n belongs to n. Instead of denoting it by x of n, we shall generally denote it by xn। तो फंक्शन में हम क्या करते हैं, फंक्शन में हम x की इमेज को f of x नोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम x of n नहीं डिनोट करेंगे, उसके बदले हम ये नोटेशन यूज़ करने वाले हैं। और आगे हम देखते हैं x1, x2 और x3 जो है वो क्या है, वो है 1, 2 और 3 के एसोसिएटेड कोई एलिमेंट है अंडर द मैपिंग x। द सीक्वेंस x into r इज डिनोटेड बाय दिस और दिस। नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंस की जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो टर्म्स जो होगी वो इस तरह से डिनोट होगी x1, x2 एटसेट्रा से। The mth and nth terms xm and xn for m not equal to n are treated as distinct even if xm is equal to xn। इसका मतलब है कि अगर सीक्वेंस की कोई दो टर्म के प्लेसेस पर सेम ही वैल्यू है, सपोज कीजिए कि कोई एक सीक्वेंस हमारे पास में है जिसकी सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे 2 आता है, तो ये दोनों ही प्लेस पर जो वैल्यू जो है वो इक्वल है, लेकिन ये दोनों ही टर्म्स को जो है हम डिफरेंट ही गिनेंगे। फिर भले ही सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे इसके 2 आता हो, लेकिन ये दोनों ही 2 जो है वो टर्म्स के रूप में अगर हम देखेंगे तो ये दोनों ही डिफरेंट टर्म्स कहलाई जाएगी। अब देखते हैं range of sequence। the set of all distinct terms of a sequence is called its range। तो हमने एक सीक्वेंस को जैसे कि कोई कंसीडर किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उस सीक्वेंस की जितनी भी
डिफरेंट नंबर ऑफ जो टर्म्स होगी उनको कलेक्ट करके एक सेट बना देंगे और उस सेट को कहा जाएगा रेंज ऑफ द सीक्वेंस। इन सीक्वेंस xn, since n belongs to n and n is an infinite set, the number of terms of a sequence is always infinite। तो देखिए किसी सीक्वेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस सीक्वेंस में टर्म्स तो हमेशा इनफाइनाइट ही होगी, लेकिन उसकी जो रेंज होगी उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, xn इज इक्वल टू -1 की पावर n है, तो ये सीक्वेंस हमने कंसीडर करी हुई है, तो इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, -1 1 -1 1 ऐसे ही ये रिपीट होता जाएगा। लेकिन अगर हम इसके रेंज सेट को कंसीडर करें, रेंज सेट को अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर कितनी डिफरेंट टर्म्स हैं, एक तो -1 है और दूसरी 1 है, तो इसके रेंज में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, -1 और 1। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो सीक्वेंस है उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, लेकिन इसकी रेंज के अंदर सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स ही हैं। तो ये भी हो सकता है कि कोई सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट हो और उसके रेंज के अंदर भी इनफाइनाइट टर्म्स हो, जैसे कि कोई सीक्वेंस हमने ले लिया xn इज इक्वल टू n, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही हम n की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हमें उसकी जो सीक्वेंस है वो मिलेगी 1 2 3 एक्सेट्रा। तो उसके रेंज के अंदर भी वही सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो सीक्वेंस भी इनफाइनाइट हो गई और उसका जो रेंज सेट है वो भी इनफाइनाइट हो जाता है। अब देखते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस xn defined by xn is equal to c belongs to r for every n belongs to n is called a constant sequence। तो जो कांस्टेंट सीक्वेंस है उसमें क्या होगा, इस सीक्वेंस की सारी जो टर्म्स हैं वो सिर्फ एक ही नंबर होगा। मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है xn इज इक्वल टू 2, 2, एट्सेट्रा, तो इसकी सारी की सारी टर्म्स पे सिर्फ एक ही नंबर होगा 2। तो ऐसी सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी सारे की जो टर्म्स हैं उसमें सिर्फ 2 ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर कंसीडर अगर मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि दोनों पे वैल्यू जो है वो 2 ही है, लेकिन ये दोनों टर्म्स जो है वो दोनों डिफरेंट है। ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहा जाता है। अ सीक्वेंस an is said to be bounded above if there exists a real number k, capital K, such that an is less than or equal to k for every n belongs to n। इसका मतलब है कि सीक्वेंस की सारी जो टर्म्स है वो इस k से लेस देन और इक्वल टू होगी। तो अगर कोई ऐसा रियल नंबर k एग्जिस्ट करता है तो इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि बाउंडेड अबोव सीक्वेंस है। अब देखते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किसे कहा जाता है। अ सीक्वेंस an is said to be bounded below if there exists a real number small k such that an is greater than or equal to k for every n belongs to n। इसका मतलब है कि सीक्वेंस की सारी जो टर्म्स हैं वो इस स्मॉल k से या तो ग्रेटर देन होगी या तो इक्वल टू होगी। और अगर ऐसा कोई स्मॉल k, कोई रियल नंबर k एग्जिस्ट करता है तो इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहा जाता है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। इसका मतलब क्या होगा, सीक्वेंस की सारी जो टर्म्स है वो किसी स्मॉल k से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी और किसी कैपिटल K से लेस देन और इक्वल टू होगी। ठीक है, ये दोनों जो k है वो कोई रियल नंबर्स हो गए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं कि अनबाउंडेड सीक्वेंस कैसे कहा जाता है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो हम उसको अनबाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। अब हम देखते हैं कि अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस किसे कहा जाता है। अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबोव इफ इट इज नॉट बाउंडेड अबोव। मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो अगर बाउंडेड अबोव नहीं होती है तो हम उसको अनबाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। और इसमें क्या होगा, कोई भी आप एक नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी एक जो है रियल नंबर k कंसीडर कर लीजिए, मुझे क्या मिलेगा, हर बार मुझे जो है कोई सीक्वेंस का एक एलिमेंट मिलेगा जो इस k से ग्रेटर देन होगा। तो इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस। अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। A sequence an is said to be an unbounded below if it is not bounded below। इसमें क्या होगा कि कोई भी एक रियल नंबर k एक एग्जिस्ट करता होगा, कोई भी आप एक छोटे से छोटा जो है एक रियल नंबर k कंसिडर कर लीजिए, और अगर उस कंसिडर किए हुए नंबर से भी मुझे हर बार जो है सीक्वेंस की कोई एलिमेंट जो है वो मुझे मिलता है जो इस k से भी लेस देन होगा, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलेंगे अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस हमने किसे कहा कि जो बाउंडेड अबोव नहीं होगी, और अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस किसे कहा जाता है, जो बाउंडेड बिलो नहीं होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द सीक्वेंस 1/n इज बाउंडेड सिंस जो है इसकी जो सारी की सारी जो टर्म्स है वो 0 और 1 के ही बीच में बिलोंग करेगी। आप यहाँ पे 1 पुट करके देखिए तो आपको 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा। ये जो है हम जानते हैं कि ये टेंड करता है 0 को, 0 इसकी वैल्यू नहीं होगी लेकिन ये 0 को टेंड करता है, ये 0 के करीब जाएगा, जितना हो सकेगा उतना 0 के क्लोज जाएगा। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी सारी की सारी जो टर्म्स है वो 0 से तो ग्रेटर होगी लेकिन 1 से लेस देन और इक्वल टू होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबोव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो ये सीक्वेंस अब बाउंडेड सीक्वेंस कहलाई जाएगी। नेक्स्ट हमने एक सीक्वेंस कंसिडर करी है n, और ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड बिलो होगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो 1 मिलेगा, 2 पुट करने पे 2 मिलेगा, और मैं जितने भी नंबर पुट करता जाऊंगा वही एलिमेंट जो है मुझे यहाँ पर मिलेगा। और ये जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इसकी जो सबसे छोटी टर्म है वो तो 1 है, लेकिन ये जो है बाउंडेड अबोव नहीं है, ये सिर्फ बाउंडेड बिलो है। इसकी ग्रेटर कोई भी टर्म नहीं मिलेगी, कोई भी एक रियल नंबर k जो है वो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, जिससे इस सीक्वेंस के सारी की सारी टर्म क्या होगी, उससे लेस देन और इक्वल टू होगी। यहाँ पर ऐसा कोई रियल नंबर k हमें नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो ही है सिर्फ। नेक्स्ट हम देखते हैं -1 की पावर n। तो हम जैसे ही यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, और अगर इस n की वैल्यू मैं यहाँ पे कोई भी ओड नंबर पुट करता हूँ तो मुझे -1 मिलेगा, कोई भी इवन नंबर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा। तो इस सीक्वेंस में हम देख सकते हैं कि मुझे या तो -1 मिलेगा या तो फिर 1 मिलेगा, इससे कोई छोटी टर्म नहीं मिलेगी, इससे कोई बड़ी टर्म नहीं मिलेगी, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। नेक्स्ट हमें कंसीडर करते हैं -n को। ये सीक्वेंस जो है हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -1, 2 पुट करने पे -2 मिलेगा, और ऐसे ही ये सीक्वेंस जो है वो आगे कंटिन्यू होगी। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी सबसे बड़ी टर्म है वो -1 है, बाकी की सारी जो टर्म्स हैं वो -1 से लेस देन होगी। तो ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड अबोव होगी लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमने सीक्वेंस कंसीडर करी है जिसकी सारी टर्म 1 ही है और इसकी सारी टर्म 4 ही है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस कही जाती है। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसकी कोई भी टर्म जो है वो 1 से छोटी नहीं है और 1 से बड़ी नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी कोई भी जो टर्म है वो
4 से लेस देन और इक्वल लेस देन नहीं है और 4 से ग्रेटर देन नहीं है। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस की दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करते हैं ये दोनों सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस आपको ये याद रखना है, कोई भी अगर आप कांस्टेंट सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, आपको कोई सीक्वेंस कांस्टेंट दी गई हो तो उसे हम हमेशा बाउंडेड ही सीक्वेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट सीक्वेंस जो होती है वो सारी की सारी बाउंडेड कही जाती है। द सीक्वेंस an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n इज नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो। तो ये जो सीक्वेंस है ये ना तो बाउंडेड अबव है और ना ही बाउंडेड बिलो है। तो हम इसको ग्राफिकली जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, n की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा -1। 2 पुट करने पर मुझे यहाँ पे मिलेगा 2। 3 पुट करने पे जो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलती है वो होगी -3। 4 पुट करने पर मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा। तो अब क्या होगा कि ये जो सीक्वेंस है यहाँ से जंप करती है, यहाँ से -1 से 2, 2 से -3, -3 से 4 और फिर 4 से फिर -5 पे जाएगी, जंप करेगी ये टर्म जो होगी। फिर यहाँ से ऐसे ही जो है ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये बाउंडेड अबव भी नहीं है और बाउंडेड बिलो भी नहीं है। तो जो बाउंडेड अबव की कंडीशन है यहाँ पे वो भी सेटिस्फाई नहीं होगी, बाउंडेड बिलो की जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस है ये ना तो बाउंडेड अबव होगी और ना ही बाउंडेड बिलो होगी।